और आइए खबरों को देखेंगे विस्तार से। और सबसे पहले बात सूरत की करते हैं, जहां पर एक निजी इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मचने की खबर सामने आई। आग लगने से कई छात्र इमारत में फंस गए थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। जिस समय इस बिल्डिंग में आग लगी थी उस वक्त तीसरी मंजिल पर ट्यूशन क्लास चल रही थी और इसी दौरान आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन दमकल कर्मियों की मशक्कत के बाद सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। निजी इमारत बताई जाती है सूरत की, जहां पर यह आग लगने की घटना सामने आई थी और आग लगने की वजह से जो ट्यूशन पढ़ने के लिए छात्र आए थे वो यहां पर फंस गए थे। लेकिन दमकल कर्मियों ने रेस्क्यू किया और इमारत में आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण यह आग लगी थी। पूरा काला धुएं का गुबार यहां छा गया था और एक बहुत बड़ा हादसा भी संभव था। लेकिन जैसे ही दमकल कर्मियों को खबर मिली, तुरंत एक्शन में दमकल की टीम आई और इस आग को बुझाने के साथ ही वहां जो छात्र फंसे हुए थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया। बदलते वक्त के साथ रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का खतरा और गहराता जा रहा है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन के पांव थम नहीं रहे। मदद की आस में यूक्रेन नाटो चिल्ला रहा है, लेकिन नाटो बेसुध है। क्यों? क्या बाइडेन की दाल नहीं गल रही है या फिर पूरे खेल के पीछे है अमेरिकी चाल? देखते हैं। चरम पर रूस यूक्रेन का तनाव। पुतिन नहीं दे रहे किसी को भाव। बाइडेन की नहीं गल रही दाल या अमेरिकी चाल। देखिए इन तस्वीरों को। अमेरिका आंख दिखा रहा है, रूस बढ़ा चला जा रहा है। रूसी टैंकों के यूक्रेन में घुसने से लोगों की घबराहट और बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लगातार शेयर हो रहे वीडियो में खौफ का माहौल साफ दिख रहा है। बॉर्डर से सटे इलाकों से लोग यूक्रेन में अंदर की तरफ भाग रहे हैं। आर पार की लड़ाई के लिए रूस तैयार। बॉर्डर पर दिखे रूसी सैन्य वाहन और हथियार। यूक्रेन सीमा पर बढ़े सैनिक, रूस का इनकार। रूस जंग से इनकार कर रहा है, लेकिन कर वही रहा है जो वो चाहता है। मसलन राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी है। पुतिन के मुताबिक रूसी सेनाएं लुहांस्क और डोनेत्स्क में शांति कायम करने का काम करेंगी। शांति कायम करने के नाम पर धड़ल्ले से रूस के टैंक और भारी सैन्य साजो सामान यूक्रेन के सीमा में घुस रहे हैं। रूस का ये रुख तब है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से उस पर ताबड़तोड़ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि रूस प्रतिबंधों और दबावों के आगे भी झुकने को तैयार नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों में बेलगरोड के पास नई मिलिट्री लोकेशंस का पता चला है। बेलगरोड डोनेत्स्क के बिल्कुल पास है। अब सवाल है, जिसके भरोसे यूक्रेन खड़ा है वो नाटो कर क्या रहा है? दरअसल नाटो मतलब अमेरिका, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या कहा है ये जान लीजिए। रूस जैसे जैसे बढ़ेगा उस पर प्रतिबंध भी बढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही नाटो से हमारा वादा अटल है। नाटो की हर 1 इंच सीमा की रक्षा की जाएगी। रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद देंगे। राष्ट्रपति बाइडेन की सबसे अहम बात है यूक्रेन को सैन्य मदद देना। मतलब ये कि अभी तक अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा। सवाल है क्यों? तो जवाब है यूएन का वीटो पावर। ये वो अस्त्र है जिससे अमेरिका अपनी मनमानी करता आया है और उस पावर का इस्तेमाल अब रूस कर रहा है। रूस का सबसे बड़ा विरोध नाटो से ही है, क्योंकि नाटो का नजदीक आना उसके लिए खतरे की घंटी है। दूसरी तरफ अमेरिका सहित नाटो के सभी 30 सदस्य यूक्रेन के साथ तो हैं, लेकिन कागज पर, मैदान में अभी तक कोई दिख नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव ने एमपी के कई घरों की धड़कन बढ़ा रखी है। एमपी के करीब 200 छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और तनाव इन छात्रों की वतन वापसी को लेकर है। हालांकि इन छात्रों के भारत लौटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जिनके बेटे बेटियां
अभी तक नहीं लौटे, उन्हें उनके सकुशल वापसी की उम्मीद जागी है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की खबरें विदिशा में रहने वाली वैशाली की धड़कनें बढ़ा देती हैं। वजह ये कि उनकी बेटी सृष्टि इस माहौल में भी यूक्रेन में फंसी हुई है और वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। ब्लड बैंक में काम करने वाली वैशाली ने सृष्टि की वतन वापसी के लिए हर दरवाजे पर गुहार लगाई है। वैशाली के मुताबिक उनकी बेटी सृष्टि को फ्लाइट्स नहीं मिल रही, जो उपलब्ध हैं उनमें किराया 3 गुना। अभी वहाँ युद्ध से परिस्थितियों के कारण जल्दी से बुलाना है उसको, लेकिन टिकट भी नहीं मिल पा रहा है और उसके रेट्स भी बहुत हाई है टिकट के। दोनों चीज वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते इतने हाई रेट्स में, और टिकट मिलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और कुछ जिसमें कम रेट्स है वो इतने ज्यादा 2-2 दिन की फ्लाइट है, मतलब एक दिन कहीं कहीं रुक के आना पड़ रहा है, तो बच्चे कैसे आ पाएंगे? वो तो सभी प्रकार की परेशानी है। इसलिए अगर गवर्नमेंट हेल्प करे और बच्चों को बुला ले, सुविधा हो जाएगी। आपने इस संबंध में किसी से कोई शिकायत, किसी से कोई बातचीत हो पाई आपकी? जी हाँ, सीएम हेल्पलाइन, पीएम हेल्पलाइन, सब में जो नंबर्स दे रखे थे पीएम हेल्पलाइन, तो उन्होंने तो मना ही कर दिया कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से बुला लीजिए। सीएम हेल्पलाइन में बात करी तो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है कि यूक्रेन में कुछ युद्ध चल रहा है या वहाँ कोई बच्चे परेशान है। तो अब जब भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों की वतन वापसी शुरू हो गई है, तो वैशाली को अपनी बेटी के सकुशल लौटने की उम्मीद जगी है। छतरपुर के इस परिवार को अब जाकर तसल्ली मिली। यूक्रेन से छात्रों की वतन वापसी के लिए चलाई गई स्पेशल फ्लाइट में मुश्ताक खान का बेटा आसिफ भी है। आसिफ यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। आसिफ के पिता मुश्ताक खान ने न्यूज़ 18 के जरिए सरकार से आसिफ की वतन वापसी की गुहार लगाई थी। आसिफ अब घर लौटने वाला है। मुश्ताक ने न्यूज़ 18 का आभार जताया है कि उनकी कोशिशों से घर की खुशी लौट रही है। आज हम बहुत ही खुश और बहुत अच्छा प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, और सबसे पहले हम अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया और सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाया, और जिनकी वजह से हमारे बच्चे का आना कामयाब हुआ है और हमारा बच्चा इंडिया के लिए वहां से निकल आया है। आज शाम के 5 बजे तक वो इंडिया में पहुंच जाएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर, और घर आ जाएगा। किस तरह से तैयारी कल सुबह मॉर्निंग में 7 बजे दिल्ली से होते हुए छतरपुर वापस आ जाएगा। आज हम मोदी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष विमान पहुंचाकर बच्चों को बुलाने का इंतजाम किया है। बहुत बच्चे, अधिक मात्रा में बच्चे जल्दी वापस लौट आएंगे और सकुशल अपने माँ बाप से मिलेंगे। MP के अलग अलग जिलों के 200 से ज्यादा छात्र हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। भारत सरकार के प्रयासों से इनकी सकुशल वतन वापसी तो हो ही रही है, लेकिन इन छात्रों की चिंता अब उनके आगे की पढ़ाई को लेकर है कि क्या ऑनलाइन पढ़ाई के साथ इनका सेमेस्टर पूरा हो पाएगा। विदिशा में भरत राजपूत, छतरपुर में सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और चलिए बढ़ते आगे, और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में नवाब मलिक रहने वाले हैं। PMLA कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल ईडी ने दोपहर में गिरफ्तार किया था नवाब मलिक को, और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कनेक्शन के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई थी और 14 दिन की हिरासत मांगी थी, रिमांड मांगी थी। और इस मामले में एक बड़ा फैसला आ गया है। 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में नवाब मलिक रहने वाले हैं। PMLA कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है, और आज दोपहर में ही ईडी ने गिरफ्तार किया था नवाब मलिक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह गिरफ्तारी की गई है। दाऊद और उसके गुर्गों के कनेक्शन की भी जांच ईडी कर रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के गरीबों और बेसहारा लोगों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी। पीएम आवास योजना के 50,000 हितग्राहियों का सीएम ने गृह प्रवेश कराया और नई आवासीय योजना का भी भूमि पूजन किया। सिंगल क्लिक द्वारा 1925 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 50,000 आवासों का गृह प्रवेश का शुभारंभ करें। और अब पुनः अनुरोध, सिंगल क्लिक द्वारा भूमि पूजन का शुभारंभ करें। अपना घर हो खास, सबको मिले आवास। कुछ इसी नेक मकसद के साथ पीएम आवास योजना की शुरुआत हो गई है और आज सीएम शिवराज ने 1-2 नहीं 50,000 हितग्राहियों को घर की सौगात दी है। पीएम आवास योजना के तहत सीएम ने 50,000 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। कॉलोनियों को भी वैध किए जाने की बात की। पहला मंत्र, हर नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। प्रधानमंत्री जी का दूसरा मंत्र, यहाँ जीना सभी के लिए आसान हो। प्रधानमंत्री जी का तीसरा मंत्र, नगरवासी को बेहतर से बेहतर जीवन और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले। चौथा मंत्र उनका, शहरों के आकार भले ही बढ़ जाए लेकिन असमानताएं कम होनी चाहिए। और पांचवा मंत्र, शहर ऐसा हो जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आत्मसम्मान के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिले। जिनको मिल गया वो खुशकिस्मत, लेकिन अब अगले की बारी, इसकी भी तैयारी है। जी हाँ, इसीलिए 30,000 नए आवासों का भूमि पूजन भी किया गया। 1155 करोड़ की लागत से 30,000 आवासों का निर्माण होगा और इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में सभी गरीबों को उसका हक मिलेगा। सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा ताकि किसी को आवास का संकट न हो। और वो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। मुख्यमंत्री ने 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर एमपी का निर्माण कर रही है, इसीलिए साथ में साफ सफाई की भी नसीहत दे डाली। ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयां मुकेश चौहान जी को। लगभग 4 करोड़ 80 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का निःशुल्क राशन, मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना का 1 रुपया किलो राशन हम दे रहे। और जितने लोगों से मैं बात करता हूँ, बाइंदार ये राशन ठीक से पहुंच रहा है। बीच में इक्का दुक्का शिकायतें मिली तो मैंने सीधे जेल भिजवाया। हमने कह दिया गरीब के राशन पे डाका डालो तो फिर सीधे जेल में हथकड़ी पहना के भेजेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज शहरी क्षेत्र के 1 लाख गरीबों की पूरी जिंदगी फुटपाथ पर या रैन बसेरों में बसर होती रही है। अपने घर का सपना लिए लाखों करोड़ों इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन सरकारी योजना के जरिए अगर गरीबों के घर का सपना पूरा हो जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। लेकिन जरूरत है कि ये योजना ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज 26,500 हितग्राहियों को 250 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगता है कि इन दिनों सब कुछ दुरुस्त नहीं चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले दिग्विजय सिंह की नेताओं को एकजुट रहने की नसीहत सामने आई थी और अब मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस में भी खलबली की खबर आ गई और इसीलिए ही मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया, 4 उपाध्यक्षों को छोड़कर। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। कार्यकारिणी पर मचे बवाल के बीच ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया है। कार्यकारिणी का गठन 30 जनवरी को हुआ था, लेकिन उसके बाद से ही कुछ नियुक्तियों को लेकर इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में महिला कांग्रेस में असंतोष फैल गया था। दरअसल महिला कांग्रेस कार्यकारिणी में अपनी या अपनों की नियुक्ति न होने से बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था।
शिकायतों का दौर तेज हुआ था। कार्यकारिणी के गठन के 24 घंटे के अंदर ही सबसे पहला इस्तीफा इंदौर से आया था। इंदौर की सोनिया अतुल शुक्ला ने महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उज्जैन में सबसे ज्यादा विवाद देखने को मिला था। विवाद सिर्फ इंदौर उज्जैन तक नहीं बल्कि ग्वालियर में भी देखने को मिला था, जिसके बाद यह आदेश आया है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की जो कार्य समिति घोषित हुई थी उसको उसी दिन होल्ड पर रख दिया गया था और अब अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी ने भी उस पर मोहर लगा दी है। उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि सिर्फ 4 उपाध्यक्ष को छोड़ के पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है और निश्चित तौर पर जल्दी ये नई कार्यकारिणी सामने आएगी। हाल ही में कमलनाथ के ग्वालियर दौरे के बाद एक साथ कई महिला पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ग्वालियर में महिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष रुचि गुप्ता के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे के बाद संगठन से किनारा करने वालों की संख्या तेजी के साथ बढ़ गई थी। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस से जुड़ा विवाद दिल्ली तक पहुंचा था और आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है। महिला कांग्रेस की चिट्ठी के मुताबिक संगठन में फिलहाल 4 उपाध्यक्ष बनी रहेंगी। इन 4 उपाध्यक्षों में नूरी खान, रश्मि पवार, कविता पांडे और जमुना मारावी शामिल हैं। महिला कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रियंका गांधी के लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान वो भी जोर शोर के साथ किया गया था। महिला कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए प्रदेश भर में महिलाओं को कांग्रेस से जोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन पार्टी के अंदर छिड़ा विवाद अभियान पर ग्रहण साबित हो गया और अब प्रदेश कार्यकारिणी ही भंग कर दी गई। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में महिला कांग्रेस के गठन को लेकर पार्टी के लिए मुश्किलें बरकरार रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।